द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है, इसमें सभी फटाफट जुड़ जाएं और सभी अभ्यर्थी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अन्य साथी भी हमारे जुड़ सकें। तो चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को आज कवर करेंगे। इसमें भी 150 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला पोर्शन जो है ये हिंदी से लिया गया है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, शुरू होता है। यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ तक उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, यहाँ तक ये होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, और प्रश्न है आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर भौगोलिक स्वतंत्रता। तो चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल मानसिक जो स्वतंत्रता है यही आत्म संस्कार के लिए सबसे अति आवश्यक यानी आवश्यक है। क्लियर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन पे हम लोग बढ़ चलते हैं। इस प्रश्न में प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताना है, जो ऑप्शन के रूप में है पहला आत्मबल, बी नैतिक बल, सी अभिमान, डी स्वतंत्रता। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आत्मबल बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा, आत्मबल ही है। नेक्स्ट प्रश्न ये ग्रामर से अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे वाक्य के भेद के बारे में बताना है। जैसे किस प्रकार का ये वाक्य है, ये वाक्य लिखा गया है। देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत अच्छा, बढ़िया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपका वाक्य है। और किस प्रकार का यह वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर बता दीजिए। तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये चिन्ह जो लगा है, बना है ये चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। ये चिन्ह जो है आपका किस प्रकार का चिन्ह है? और ये चिन्ह जैसे आपको लिखना होता है माता, उसके बाद फिर पिता, तो इसके बीच में जो ये लगता है ये होता है ये चिन्ह। ठीक, यहाँ भी यही बना हुआ है। इसको क्या, इसका जो है चिन्ह का क्या नाम है? योजक है, वितरण है, कोष्टक है, या फिर निर्देशक है? क्वेश्चन अच्छा है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये देखिए बिंदी भी है। ये ऊपर वाली दिख रही होगी आप लोग को, नीचे नहीं दिख रही, नीचे भी है। तो ये इस प्रकार से ये इसका नहीं होगा। ठीक है, किसका नहीं होगा? ये माता पिता, ये जो लगता है ये तो योजक है, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं है। ये चिन्ह जो है ऐसे है कुछ, एक मिनट, ये इस टाइप से है। ठीक, इस टाइप से है। ठीक, तो इसको हम लोग वितरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बी बिल्कुल सही। अगर जो है माता पिता के बीच में जो एक लाइन होती है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये चिन्ह जो है, ये जो है आपका वितरण का चिन्ह है। नीचे बिंदी होता है, ऊपर बिंदी होता है। क्लियर, और बीच में ऐसे लाइन होती है, यहाँ मैंने बना रखा है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है ये बताना है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे जो आकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, इसमें पहले में होगा यानी कि पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो देखिए, जो कार्य करने की विशेषता बताती है वही विशेषण होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से कार्य कर रहा है? कुशल तरीके से, यानी अच्छे तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे कुशल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? छोटी, छुटपन, छोटापन, मोटापा या छोटापा? तो यहाँ पे छोटा का जो भाववाचक संज्ञा है वो छुटपन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, छोटापन नहीं होगा। ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। छोटापन करेंगे तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप कौन सा होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। चलिए
बताइए फटाफट कमेंट करके। बहुवचन का रूप बताना है, वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही है, किन्हीं से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, ये बहुवचन है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक जो पंचवर्ग जो क्या कहते हैं वर्गीय व्यंजन जिसको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिसको कहा जाता है, वो व्यंजन 6 वर्ग के व्यंजन के सारे वर्ण लिखे गए हैं। और ये जो हैं किस ध्वनियाँ, इनको किन सी ध्वनियाँ कहते हैं ये बताना है। कंठ कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, तालव्य कहते हैं या फिर दंतोष्ठ कहते हैं। तो चा छा जा झा ये जो हैं इसको तालव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का तो कवित्री होता है, लेकिन सही कौन सा है ये बताइए। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आपकी शुद्धि भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, कवित्री का जो है ये बिल्कुल सही शुद्ध रूप है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, 11 का तत्सम रूप कौन सा है। एकम, यहाँ पे एकम लिखा है, प्रतिपदा, एकादशा या फिर 11। तो देखिए तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में, तो यहाँ पे एकादशा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ठीक, चलिए बताइए फटाफट। अभ्यागत में उपसर्ग बताना है, तो जिसका अर्थ होता है पास या सामने। अभ्यागत का मतलब होता है पास या सामने, यानी कि एक मिनट यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ होता है पास या सामने। तो इसमें अभी में उपसर्ग जो है लगा हुआ है, तो अभ्यागत हो गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाववाचक का चयन कीजिए। मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, आइए चलें, अब चलते हैं। यहाँ पे पहला बिल्कुल मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसे सब वाक्य क्या होते हैं, भाववाचक के उदाहरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके तत्पुरुष समास बताना है, किसमें तत्पुरुष समास है। वैसे आजन्म जो है पहला ऑप्शन जिसमें लिखा गया है ये आपका अव्ययी भाव समास है, आशातीत है, फिर शीतोष्ण है, फिर अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी आपका जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक मिनट, अष्टाध्यायी जो है द्विगु समास का उदाहरण है, द्वंद्व नहीं। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो आशातीत जो है यही आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका तात्पर्य होता है कि अतीत की आशा जिसको हो उसी को आशातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अलंकार का भेद बताना है, क्वेश्चन है, यानी आपका सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे, तरन तनुजा तटतमाल तरुबर बहुछाई। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पे वर्णों का जो है, जैसे ता 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 ये ता सभी जो है वर्णों का यहाँ पे क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। और जिस वाक्य में या शब्द में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। और कहीं कहीं आपको शब्दों का भी अलंकार, जैसे कनक कनकते सगुना, तो शब्दों का अलंकार भी होता है, तो वो अलग अलंकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटना है। तो यहाँ पे संकीर्ण लिखा गया है। संकीर्ण का मतलब होता है सकरा, यानी कि छोटा कह सकते हैं एक प्रकार से। सकरा या तंग कम हो जहाँ पे, उसी को संकीर्ण कहा जाता है। तो इसका जो विलोम शब्द सही होगा वो विकीर्ण हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकीर्ण कौन सा है, सी बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। रससूत्र के जनक कौन माने जाते हैं। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्टनायक हैं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो रससूत्र के जनक के रूप में माने जाते हैं भरत मुनि हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने जो ये भरत मुनि ने ही जो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखी है, कौन सा ग्रंथ लिखी है? नाट्यशास्त्र, ठीक। और इसको जो है इन्होंने एक मिनट क्या हो रहा भाई, यहाँ पे पहला तो सही है। तो इन्होंने 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक के बीच में इनका समय काल माना जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही था। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया था? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हित हरिवंश बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म है, इसके रचयिता कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त का ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है इंग्लिश का। और इंग्लिश के केवल हम जो है क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर हमारे साथ मिलान करते रहिएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर में ये कंप्रीहेंशन पोएट्री का है, इसको आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पढ़ना है आपको यहाँ से बाई पाउंडिंग से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पढ़िए, उसके बाद पढ़ते रहिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए, व्हाट इज़ द एंटोनियम्स ऑफ वर्ड रेड्यूंडेंट। रेड्यूंडेंट का एंटोनियम बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन नेसेसरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेसेसरी मतलब अवश्य होता है, आवश्यक होता है। और रिडंडेंट मतलब होता है जो आवश्यक ना हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसमें सुइटेबल कंजक्शन को भरना है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन सही होगा वो अनटिल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के बाद 23 नंबर है, इसमें आपको ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, बोथ या दोनों है? तो चलिए बताइए फटाफट। चलिए फटाफट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का भी बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव है। एक मिनट, यहाँ पे हैवी मीनिंग्स इज द सेंटेंस पार्ट ऑफ नाउन। यहाँ पे नाउन और जो एडजेक्टिव है उसमें हैवी शब्द जो लिखा गया है ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। ये इस प्रकार से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है 24 नंबर का। और 24 नंबर के प्रश्न में ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसको पस्सिव वॉइस में बनाना है। क्लियर। यहाँ से है, तो इसका पस्सिव वॉइस कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन शायद दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसका पस्सिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा। अगला 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको आर्टिकल के रूप में भरना है। क्या भरा जाएगा? कौन सा आर्टिकल? एनिमल। एनिमल जब शब्द आता है तो इसका उच्चारण जो होता है वो वावेल से होता है। तो सी, यहाँ एन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और रीडिंग द कंप्रीहेंशन, इसको क्या केयरफुली आपको पढ़ना है। यहाँ से ही हैज़ रिजर्वेशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डांस, यहाँ से पढ़ना है और नीचे तक पढ़ के जाना है। उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे, ठीक। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ नीचे क्वेश्चन भी आ गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड टेम्पर्ड। तो टेम्पर्ड की मीनिंग्स, सही मीनिंग्स क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर है 26 नंबर का। कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल हार्डेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है रिटर्न द फेमिनिन फ्रॉम द सिग्नोर। इसका फेमिनिन बताना है, तो इसका फेमिनिन जो है वो सिग्नोरा बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ 28 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसको स्पेस, खाली स्थान जो है इसको फिल करना है। इसमें क्या भरा जाएगा? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी भरा जाएगा। और इसी के साथ अगला 29 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें नरेशन में इसको डायरेक्ट नरेशन यहाँ पे है, इसको आप लोग को बनाना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे नॉट टू बाई मैंगोज। क्लियर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेंशन द कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग
वर्ड्स, प्रीफिक्स को जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला टू, बिल्कुल टुडे, टुनाइट, टुमारो, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ संस्कृत आ गया। संस्कृत में भी आप लोग को मालूम है कि हम इसके केवल आंसर को बताएंगे, आप लोग मिलान करते रहिएगा। भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे संधि पद का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न और 32 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो अव्यय अर्थ होता है वो परसों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश्वरः शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जगदीश्वर शब्द में संधि है वो ये संधि है, जसत्व संधि है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है ये शब्द जो तद लिखा गया है, शब्द में स्त्री लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन तम बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है यहाँ पे ये शब्द पंक्ति लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोग को। ये पंक्ति लिखी गई है और इस पंक्ति जो है किससे लिया गया है ये बताना है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न है कुंभकारः पद में कौन सा समास है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है स्तुल्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 37 नंबर में भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे क्या प्रत्यय इसके होगा, ठीक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सा का उच्चारण स्थान क्या है। 38 नंबर में सा का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। ये जो चा वाली लाइन होती है तालु चा छा जा जाइयाँ, उसमें सा भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ पे पंक्ति जो लिखी गई है ये लिखी गई है, ये किसका सूत्र, किस सूत्र से संबंधित है। अच्छा, ये जो लिखी गई है किस सूत्र से संबंधित विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन तृतीया बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में आपका इस यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा गया है और इस गद्यांश में अच्छा, पहले इसको गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। संस्कृत का गद्यांश है और 40 नंबर का नीचे प्रश्न दिख रहा होगा, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। तो 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। चलिए बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सत्य बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है जो पोर्शन आता है ये आपका संस्कृत माफ कीजिए जो है साइंस का प्रश्न है। इसमें बताना है श्यामता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 7 में दिख जाए तो सही रहेगा। श्यामता के बारे में असत्य कथन ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो विस्कोसिटी जिसको हम लोग श्यामता कहते हैं, वही जो है किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे दबाव में जो वृद्धि के साथ दरों की श्यामता होती है वो घटती रहती है, यानी घटती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, सभी को मालूम है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि वह रुधिर में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है और यही ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग HbO2 का होल 4 बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑक्सीजन का वहन करती है या परिवहन करती है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संवहनी जो बंडल है उसमें क्या अनुपस्थित रहता है, मतलब क्या नहीं पाया जाता है, ये बताना है। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ब्रायोफाइटा बिल्कुल ये इसमें अनुपस्थित होता है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है रासायनिक शास्त्र में जो साबुन होता है वो किसका लवण होता है, वसा एसिड का, ग्लाइकोल का, फास्फोरस का, अमोनिया कार्बोनेट का। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ये वसा एसिड का होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है किस बलों की एक ऐसी जोड़ी है, कौन सी बल है जो ऐसी जोड़ी है जिसका परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या जो है श्रेणी में विस्थापित रहती है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे युगल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। बी सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, किस प्रकार का रोजगार जल जनित बीमारी, सार्स, सीवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है? यहाँ पे जो कारण बनता है पहला वायरल, बिल्कुल सही ऑप्शन, क्लियर। यहाँ पे जो रोग जल जनित से बीमारी से होते हैं वो वायरल होता है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो कौन सा अंग उत्पन्न करता है? अग्नाशय है, बड़ी आंत है, जिगर है या फिर छोटी आंत है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को छाप दीजिए। बहुत अच्छे, आप लोग बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, तब तक इसका आंसर आ रहा है आप लोग का। चलिए फटाफट, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 47 का पहला बिल्कुल अग्नाशय बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और इस प्रश्न में है कि उसके बाद स्पेस है, एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे भगदड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो ये वायरस जो होते हैं ये जीवित भी होते हैं और अजीवित भी होते हैं, इसलिए इनको अजीवित और जीवित दोनों माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सबसे अधिक प्रतिशत बनाता है? ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो सबसे अधिक कौन होता है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रोपेन? चलिए बताइए फटाफट, आंसर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में होती है और इसकी मात्रा जो होती है वो 0.3% के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं और इसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक मैथ का है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। जो भी हमारे पुराने साथी हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उनको पता है ये कहाँ से कैसे होगा, लेकिन जो साथी नए हैं फटाफट उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो है इसको क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो इसका करवाने का कारण यह है कि इसको करवाने में लगभग 2 घंटे 1 घंटे का समय लॉस हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है करना अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करिए टेलीग्राम चैनल पर जा करके और वहाँ से इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आप लोग वहाँ से इसके सारे PDF को लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो रोज़ाना जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे PDF इसका उपलब्ध हो जाता है। और अगर नहीं वहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे सर के द्वारा ये हमारे ही YouTube चैनल पर बढ़िया डिटेल में मैथ पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा, बेल आइकन की घंटी को दबाना होगा जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और अगला पोर्शन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। और इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसके आंसर को बताइए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, चलिए बताइए फटाफट, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मंत्री की जो प्रधानमंत्री होती है उनके सिफारिश पर ही जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन सेकंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय का जो है ये जो है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो पाल वंश के जो राजा हुए थे धर्मपाल, उनके द्वारा 775 में जो है 775 से लेकर के 800 ईस्वी में इसको जो है निर्माण कराया गया था इसका, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा ये कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। चलिए खटाखट आप लोग आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पे जो प्राचीन काल से ही उज्जैन समय गणना का जो है केंद्रीय संदर्भ बिंदु रहा है, उसी को ही भारत का ग्रीनविच भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी उज्जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं उज्जैन सहित दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में जो वेधशालाएँ हैं उनका भी निर्माण यहीं पर कराया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो दो नाम है, एक अंग्रेजी में नाम है, एक हिंदी में नाम है। अंग्रेजी में जो नाम है उसका नाम इंडिया है और हिंदी में जो है उसका भारत नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चलिए देखिए कौन सा सही होगा। तो पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये संविधान के अनुच्छेद जो है एक ही में जो है हमारे राष्ट्र को भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेखित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत और इंडिया जो है किस अनुच्छेद में इसको नाम को उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात किया गया है, तो इसको जो प्रायोजित करता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी को ही वाणिज्य बैंक को ही व्यावसायिक बैंक या बैंकों या उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक कहा जाता है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, दल बदल जो कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो अनुसूची जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान के जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें जो है आपकी अनुसूची या जो थी 8 ही थी, लेकिन यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची के तहत इसको जो है दल बदल का कानून दिया गया है, तो इसका मतलब इसको इसमें लाके जोड़ा गया है। क्लियर, तो इसको जोड़ा गया है। तो ये 24 जनवरी 1985 को 52वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1985 को जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 10वीं अनुसूची को लाकर इसमें जोड़ा गया। क्लियर, जो दल बदल से संबंधित है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी के सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो कौन है? मैग्नीशियम है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे डी मैग्नीशियम, एक मिनट, डी कह रहे हैं तो मैग्नीशियम कैसे होगा? एल्यूमिनियम होगा। ठीक, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही ऑप्शन है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजातियों की, सभी प्रजातियों की, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों की, या फिर सभी दुर्लभ प्रजातियों की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सभी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ जो होती हैं उन्हीं की डाटा को इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसमें जो भी जो जीव जंतु जो भी हैं विलुप्त हो चुके हैं, सारे जीव जंतु इसमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और एक बात और, ये अगर कोई भी चाहे जो भी जीव है अगर 50 वर्ष तक नहीं देखा जाता है तो इसमें इसको नोट कर लिया जाता है, यानी इसको लिख लिया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन अगला है, कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? सांस्कृतिक मिश्रण है, ये बताना है। यानी कि कह सकते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म, यानी तीनों धर्मों से ये मिश्रण करता है। अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, या फिर बादामी की गुफा है। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए आप लोग। यहाँ पे ये एलोरा की गुफा जो है ये इसी का मिश्रण है, इस यानी तीनों धर्मों का ये संस्कृत मिश्रण है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यही पर जो है भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर भी स्थित है, जिसको जो है 1983 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, छोटा नागपुर का पठार
क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अग्र गंभीर मतलब जिसमें मध्य पश्चिमी भाग तटभूमि स्थित है और अधिक ऊंचाई पर इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। क्लियर। चलिए अगला पोर्शन हमारा शिक्षण कौशल से स्टार्ट होता है और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यानी व्याख्यान विधि जो है ये सबसे अच्छा शिक्षण तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसमें जो है पढ़ने की जो बालकों की आयु वर्ग है वो समय सीमा है, मतलब वो 6 से 12 वर्ष है, जिसमें मानसिक स्तर की ही शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है? तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और जब करके बालक सीखेंगे जिस चीज़ को वो उनका अस्थायी ज्ञान हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, प्राथमिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में होते हैं या किस चरण में हैं? तो यहाँ पे ये पूर्व परिचालन अवस्था में है या इसी चरण में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया है? जुड के द्वारा किया गया है, राइस एंड कार्नमैन के द्वारा किया गया है, विल्हेल्म बुंड के द्वारा किया गया है। यहाँ पे विल्हेल्म नहीं मिलता है, इनका नाम बुंड आपको देखने के लिए केवल मिलेगा। और उसके बाद कोलिंस व ड्रेवर के द्वारा किया गया है, ये हमें बताना है। चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बुंड के द्वारा किया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण जो है क्या है? एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या फिर बी और सी दोनों, यानी एक कला और कौशल दोनों? तो ये कला और कौशल दोनों हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है इसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों के बच्चे जो हैं उपस्थित होकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये नियमित भी होता है। यह नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करता है। तो यही ऑप्शन पर सबसे सटीक है और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए गलत कथन को यहाँ पे ढूंढना है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या फिर विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो मैंने पहले ही बताया था कि समावेशी कक्षा या समावेशित कक्षा जो भी होती हैं उसमें जो है सभी प्रकार की बालक को शामिल करके बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? विशेष आवश्यकता वाले, देखिए इसी में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में जो आत्महीनता की भावना है होती है उसको विकास करना होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है विकास, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इसमें सभी प्रकार के बालक उपस्थित होकर पढ़ाई करते हैं एक साथ बैठकर। ठीक, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था तो गलत यही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपका है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किसकी? व्याख्यान विधि की, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, या फिर समूह चर्चा को? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कहानी कथन जो है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, विज्ञान का मूल्यांकन जो है, विज्ञान में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सभी क्रियाकलापों का जो एकीकृत भाग होना चाहिए वही विज्ञान का मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, पर्यवेक्षण? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रशासन जो होता है यही निर्णय लेने का कार्य करता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। चलिए बहुत अच्छा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो या जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 होती है, सीखने की गति धीमी हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार का हो, या फिर उपरोक्त सभी। 92 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये पिछड़े बालक ऐसे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? तो यदि कोई भी बालक प्रतिभाशाली है तो उसका संकेत यह नहीं होता है कि वह जो है दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा या लड़ना शुरू कर, या दूसरों के साथ लड़ना जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है ये बताना है। 94 का ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ये विभेदीकरण स्तर नहीं है, बाकी सभी है। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विकास का जो सिरा पदाभिमुख दिशा होती है, यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो किस प्रकार से आगे बढ़ता है? यहाँ पहले ही लिखा है सिरा पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सी बिल्कुल, यानी सिर से पैर की ओर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा और यही आवश्यक भी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है या प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, या फिर कोहलबर्ग के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है। 97 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे इवान पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को दिया गया है, जिसको हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता होती है उसका क्या कारण होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनमें कोई ना कोई भिन्नता देखने को लिए आपको मिल जाएगी, तो ये स्वाभाविक भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी में क्या है? ये वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है इसी के कारण ये होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये वंशानुक्रम 50% और ये वातावरण का प्रभाव जो होता है ये भी 50% का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा सही होगा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा गया है कि विद्यार्थियों में जो बहुत विभिन्नताएँ होती हैं इनमें से किसके या कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, या फिर दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, आंसर इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि ए और दो दोनों इसमें सही पूछा गया। सही उत्तर कौन है? दोनों सही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा गया है कि जो श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे संबंधित मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, श्रवणहास है, उन बच्चे जो है किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है उनको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो। जब सुनाई नहीं देगा तो वो बातचीत कैसे कर पाएगा और अपनी समस्याओं को कैसे बांट पाएगा, या अपनी जो भी मन में बात होगी वो कैसे बांट पाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटना का क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे। आप लोग केवल इसको देखते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हम बताते चलेंगे। आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे ही नोट करते चलेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न यानी 101 नंबर का है, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, चलिए फटाफट बताइए। फ्लेमिंगो का त्यौहार जो मनाया जाता है आंध्रा में मनाया जाता है, यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक या लेखिका?
तो पहला अरुंधति राय बिल्कुल सही ऑप्शन। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे पारसी का ये नहीं है, बाकी सभी का है, इसलिए बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीताव ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसकी मुद्रा जो है म्यांमार की क्या था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, द जंगल बुक किसने लिखी है? आर के लक्ष्मण, रोवाल्ड डाल, रुडयार्ड किपलिंग, फिर पैडी क्लार्क। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो है द जंगल बुक को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और नेक्स्ट प्रश्न है, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बी बिल्कुल सही, पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द आर्गुमेंटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये जो वादक हैं वो संतूर वादक हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में जो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? बहुत अच्छे, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, डी सही हो जाएगा। और जो है इसका गठन जो है चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके कब हुआ है इसका गठन, ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट, हम तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, जैन का, सिख का, पारसी का? तो ये जैनों का है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि जून 1999 में के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल जो कमांड्स थी वो कितनी थी? तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ऑपरेशनल कमांडो की संख्या कितनी थी? 5 थी। क्लियर हो गया होगा। चलिए और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस विधा से सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी नृत्य से, कथक से, ओडिसी से, कथकली से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है भी बिल्कुल सही ऑप्शन, कथक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, ब्रिटेन को, जापान को, भारत को? लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि सब सूरज की निकलने वाली भूमि को कौन सा देश कहा जाता है? यानी किस देश को सूरज की निकलने वाली भूमि कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जापान है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? जापान बिल्कुल सही ऑप्शन, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? चीन में चीन की दीवार है, सही है। भूटान में ताकसाण है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, या फिर श्रीलंका में पद्म स्वामीनाथ मंदिर है? तो ये गलत है। देखिए पद्म स्वामीनाथ मंदिर जो है ये तमिलनाडु भारत में स्थित है, ना कि श्रीलंका में, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मेल नहीं खाता है ये बताना था, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर की ये रचना है यानी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, प्लेइंग इट माई वे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है काली क्रांति लिखी गई है, तो काली क्रांति जो संबंधित है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और बात करते हैं यहाँ पे सभी क्रांतियों को याद कर लीजिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है या प्याज से है। नेक्स्ट पीली क्रांति की बात करते हैं, सूरजमुखी व अन्य तिलहनी फसल जितनी भी हैं उनसे संबंधित है। और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत जो ऊर्जा हैं उससे उत्पादन के लिए है। वहीं पे इंद्रधनुषी बात करते हैं,
तो इंद्रधनुष जो है समग्र क्रांति, इंद्रधनुष में क्या होती है? समग्र क्रांति, जिसको नवीन कृषि नीति पर आधारित है, उसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? अग्नि, आकाश, पिनाक या फिर नाग? चलिए, तो यहाँ पे अग्नि, आकाश, नाग ये सारे क्या हैं? क्या हैं? तो ये मिसाइल है। लेकिन पिनाक क्या है? पिनाक मिसाइल नहीं है। तो पिनाक क्या है? पिनाक एक रॉकेट रखने या दागने की प्रणाली है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे पिनाक लिखा है, पिनाका होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन, जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इथनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे अपना यूपी आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। दक्षिण गंगोत्री क्या होती है? तो दक्षिण गंगोत्री एक शोध केंद्र है, भारतीय शोध केंद्र है, अपने यहाँ की है, और जो स्थित है कहाँ पे? अंटार्कटिका में स्थित है। इसको 1984 में लगाया गया था, ठीक? किसमें? 1984 में। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो बी बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है ये, ठीक? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं, भारत का पहला जो शोध है वो मैत्री है। एक मिनट, यही जो है ये क्या कहते हैं? दक्षिण गंगोत्री ये पहला है, दूसरा जो है मैत्री है अनुसंधान केंद्र, ठीक? ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला 2016 का जो द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब है, जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो किरण दोषी जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया जाता है किस शहर में? एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। तो इबोला जो है ये कांगो देश में बहने वाली एक नदी है, ठीक है, जिसका नाम उसी के नामकरण से कर दिया गया है। और इसका जो है 1976 में सर्वप्रथम सूडान और कांगो में ये बीमारी को देखा गया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये एक नदी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए फटाफट मिलान करिए और बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला तो सही है, ये मुत्तुस्वामी द्विजोथित हैं, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्तान गायिका हैं। एस गोपाल कृष्ण जो संबंधित है ये वायलिन वादक से संबंधित है। बट नंदलाल बोस जो है ये बांसुरी से संबंधित नहीं है। नंदलाल बोस जो है ये नंदलाल बसु या इनका नंदलाल बसु भी इनको नाम से जाना जाता है। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्या हैं? चित्रकार है। क्लियर? चलिए, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यही से सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 का चिकित्सा या जीवतत्व का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल योशिनोरी ओसुमो को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही, 2016 में इसको दिया गया चिकित्सक के रूप में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा, हाँ चलिए देख रही है, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो भारतीय सेना के द्वारा कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुर साहसपूर्ण कार्यवाही या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे तो इसके द्वारा प्रदान किया जाता है वो अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है?
केरल में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। गोल गुंबद जो है ये बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और ये आदिल शाही सुल्तान जो थे यूसुफ आदिल शाह का मकबरा, इसका निर्माण 1926 में प्रारंभ हुआ और 1665 में इसका पूरा हुआ, जिसको हम लोग गुंबद के नाम से जानते हैं, ठीक, गोल गुंबद के नाम से। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? तो यहाँ पे पद्म भूषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, किसे जो है वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? अच्छा, 3 को मिला था, 1 को नहीं मिला है, ये बताना है। तो यहाँ पे जे माइकल कोस्टर लिट्ज को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो देखिए, राज्य से किस अन्य देश से नहीं जुड़ी हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका प्रश्न का जो है डी बिल्कुल, हरियाणा से कोई जो है नहीं जुड़ा है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है तार्किक ज्ञान है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें आंसर को केवल हम बताएंगे। इसमें कैलेंडर, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, दिन, सप्ताह और कैलेंडर बहुत अच्छे से स्पष्ट होते हैं। तो दिन, सप्ताह और कैलेंडर बताना है, यानी कैलेंडर के अंदर सप्ताह आएगा, सप्ताह के अंदर दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नीचे अंदर का ये बड़ा वाला कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर में क्या आ जाएगा? आपका सप्ताह आ जाएगा, सप्ताह के अंदर दिन आ जाएगा। क्लियर। यहाँ महीना भी दिया होता तब भी इसी के अंदर एक बन जाता कैलेंडर के बाद में, या वर्ष भी दिया होता तभी वर्ष भी कैलेंडर के अंदर ही बन जाता। अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है। इसमें आप लोग को जो है सही संबंध रखना है। जैसे में कहा गया है कि जो है ये मास्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो लेबर को किस प्रकार से लिख सकेंगे? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे NCDQWT लिख सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, वाइन जिस प्रकार के अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार जो है वोडका किससे संबंधित है? सेब से, आलू से, नारंगी से या फिर आटे से वोडका बनता है। ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये जो संबंधित है वो आलू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल हिंदी पढ़ने वालों का केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों का कितना प्रतिशत है? तो चलिए बताइए फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो केवल हिंदी पढ़ने वाले को संख्या जो है ये 75 टोटल है। 75 में से जो है घटाएंगे क्या? 10 धन 5 धन 12 और टोटल कितना है? 48 है। चलिए इसको हम लोग जो है घटा लेते हैं। घटाने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 30 माइनस 27। अच्छा 1 मिनट, ये केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले के लिए, ये हिंदी पढ़ने वाले के लिए था और ये जो है इंग्लिश पढ़ने वाले के लिए है। तो 30 माइनस 27 हो जाएगा। 30 माइनस 27 होगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर। तो ये 3 यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 48 आ गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे 3/48 करेंगे और गुणा 100 से कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा कि कितनी प्रतिशत जो है अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। तो 1 मिनट, ये 100 है भाई। तो 16 3 48, 16 आ गया नीचे बट्टे 100। तो इसका आंसर जो निकालेंगे हम लोग वो आएगा क्या? 6.6 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार से आंसर जो मिलेगा वो सही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, O25X यहाँ पे आएगा। क्लियर। पहला ऑप्शन सही होने के साथ जो है कंप्यूटर का प्रश्न ले लेते हैं। इसमें जो असेंबलर है उसका कार्य क्या करना होता है ये बताना है। तो असेंबलर का जो कार्य करना होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यह उदाहरण है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर लाइव बातचीत का जो उदाहरण है वो क्या है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे दो तरफा संचार जो होता है ये इंटरनेट लाइव बातचीत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यानी कि कोई अलग दूसरी तरफ है और एक तरफ हम हैं, मान लेते बात करते हैं, तो यही दो तरफा जो संचार होता है यही इसका उदाहरण है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है विश्व के पहले स्मार्टफोन का नाम क्या था, सिमोन, नोकिया, आईफोन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, तो उसका नाम सिमोन था। याद रखिए विश्व में जो पहला फ़ोन बना था स्मार्टफोन उसका सिमोन नाम है। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है पोस्ट का पूरा नाम क्या होगा, तो पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और जीवन कौशल प्रबंधन अभिव्यक्ति का प्रश्न है इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छा साथ साथ देख लेते हैं, सही रहेगा, उम्मीद है दिख रहा होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो चलिए किस प्रकार से करेगी या कर सकेंगे, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही। देखिए इसे कहने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, यानी कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, यही कहेगी तो वो प्रोत्साहित हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों को प्रेरित करने का सही विधि कौन सी है, फटकारना, मारना पीटना, प्रशंसा करना, दंड करना। तो यहाँ पे सबसे सही जो है, सही अच्छी विधि जो है वो प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इजी प्रश्न था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो यहाँ पे जो सही है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अनुच्छेद 34 जो है यही अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए, तो चलिए इसको पढ़ लिए, ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए जो उद्यम में सहायता करना है यही सबसे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है, तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है, सीखने में जो समृद्ध संसाधन है इसमें जो है स्थिति उत्पन्न करती है इस प्रकार की। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब जो है तमाम प्रकार की भाषाएं बच्चे सीख सकेंगे, या एक अच्छी तरीका है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है पुरस्कार किस प्रकार पुरस्कार जो है किस रूप में कार्य करता है, तो पुरस्कार जो होता है वो तमाम प्रकार से हो सकता है, जैसे प्रेरक के रूप में भी काम कर सकता है, अभिप्रेरणा के रूप में भी काम कर सकता है, प्रशंसा के रूप में भी कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, सीखने के लिए कौन सा सबसे अधिक अभिप्रेरित करता है ये बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है यही सबसे अभिप्रेरित करती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के गुण कौन से हैं, संवेदनशील हैं, आत्मविश्वासी है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, उपरोक्त सभी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो उपरोक्त सभी हमेशा मार्क कराइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, 8 है, 11 है, 6 है, तो देखिए जो जितनी है उतना ही कहा जाएगा, ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, वो भले ही अपना हट गया हो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जितना है उतना ही बात किया जाता है। या तो पूछा जाए उसमें पहले की मूल अधिकारों मतलब मूल संविधान में कितना था, तब आप लोग यहाँ पे थोड़ा हेरफेर करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है उसका जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन, 6 बिल्कुल सही है। एक 7 था, एक हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको 300 के काम में ले जाकर के रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, सबको मालूम ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यहाँ पे ये व्यवहार जो अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन होता है यही आपके
प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने में सर्वोत्तम विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके अपनी राय और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।